हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 16th वीडियो है। और लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में, और अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कॉल होता है। सिंपल सी जो मैंने आपको बात बोली, बस ये काम कंस्ट्रक्टर करता है, पर इसके कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्टर देखते हैं, फिर उसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में फ्रेंड्स जो हमने कोड बनाया था वो हमारा कुछ इस तरीके से था कि हमने क्लास बनाई थी और हमारा जो कोड है इस तरीके से कॉल किया था। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो कोड है इसे कॉपी करके नॉर्मल पेज में डाल देता हूं, और यहां पे हम लोग जो हमने EMP नाम की क्लास लिखी थी इसी पे फिर से चलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, EMP नाम की क्लास का एक सिंपल ऑब्जेक्ट कॉल करता हूं यहां पे। और अगर आप इधर चलेंगे तो देखेंगे कंसोल में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है। तो अगर मैं यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, कंस्ट्रक्टर, और मैं यहां डाल देता हूं console.log, लेट्स से हेलो। एक बार चलेंगे, आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आप देखिए हेलो आया। एक और फंक्शन बनाता हूं गेट नेम, और यहां बोल देता हूं console.log विशाल, console.log विशाल, आउटपुट हेलो। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमारा तो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो गया, पर ये फंक्शन अपने आप कॉल नहीं हुआ। अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे यहां पे फोर्सफुली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये काम है कंस्ट्रक्टर का कि देखिए हमने खाली इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। जैसे ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो ये चीज अपने आप कॉल हो जाती है जो आपके यहां पे कंस्ट्रक्टर का काम होता है। सिंपल सी डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर की, जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले जो चीज कॉल होती है वो चीज कॉल होती है कंस्ट्रक्टर। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर, एक पढ़ा होगा डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर सबसे एंड में कॉल होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे कोई भी डिस्ट्रक्टर नाम का कंसेप्ट नहीं है, यहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और वो है कंस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर ES6 के अंदर नहीं है। अब अगली चीज, फायदा क्या है इसका, इसको यूज करके क्या अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक लेट्स से वेरिएबल बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई करते थे। और हम लोगों ने एक प्राइवेट वेरिएबल भी देखा था। इनफैक्ट मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहां पे थोड़ी चीजें हटा देता हूं। ये वेलकम मैसेज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम हटा देते हैं। और खाली गेटर की जरूरत है, सेटर की भी मुझे जरूरत नहीं है। देखिए क्या हमने करा है यहां पे। तो यहां पे हमने दो वेरिएबल बनाए, एक नेम नाम का और एक बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट जो है वो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है क्योंकि आगे हैश लगा हुआ है। अब यहां पे जब मुझे किसी भी चीज को कॉल करना है एम्प्लॉय के, तो मैं यहां पे इस तरीके से कॉल कर सकता हूं। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमारे यूजर का नाम विशाल और बैंक अकाउंट नंबर 111 फिक्स है। अगर हमारे पास कोई नया यूजर आया जिसका नाम अमित है, हम क्या करेंगे, उसका नाम कैसे सेट करेंगे यहां पे, वो हमारे साथ यहां पे दिक्कत आ जाती है, इश्यू हो जाता है, जिसको हमें कंस्ट्रक्टर जो है यहां पे रिजॉल्व करके दे सकता है। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा चेंज करते हैं, एक डाल देते हैं F नेम और एक डाल देते हैं L नेम, इस तरीके से। और एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से गेट नेम, गेटर नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। और ये क्या करता है, हमारा जो फुल नेम है उसको रिटर्न करके दे देता है। ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया, कॉन्कैटिनेट कराना है, प्लस डाल देते हैं, जावास्क्रिप्ट में प्लस का यूज करते हैं इस तरीके से। और अब जब मुझे इसका नाम फैच करना है तो मैं गेट नेम को कॉल कर लेता हूं या फिर गेट फुल नेम को कॉल कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा।
जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था आपको सेम क्वेश्चन है कि अब अगर हमारे पास कोई नया यूजर आया तो उसका नाम कैसे रिट्राइव करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू यहां पे फिक्स कर दी है। कंस्ट्रक्टर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम कुछ यहां पे कोड ऐसा करते हैं कि जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसी टाइम पे ये वाली और ये वैल्यू डाल के इसको असाइन कर दे। तो हम क्या कर सकते थे, हम यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बना सकते थे। कंस्ट्रक्टर इस तरीके से, और अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर हम कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे देना चाहें तो इसके पैरामीटर में यहां पे पास कर सकते हैं। अभी तक जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम लोगों ने यहां पे कोई वैल्यू पास नहीं करी थी। अब मैंने ये वैल्यू को मेरी यहां से पास कर दिया और कंस्ट्रक्टर में मैंने इनकी जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई कर दी, जैसे कि दिस इज इक्वल टू name1 और यहां मैंने बोल दिया lname name2। इसको मैंने यहां से हटाया और यहां बोल दिया name1, name2। अब क्या होगा, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाला विशाल गुप्ता, विशाल फर्स्ट पैरामीटर, गुप्ता सेकंड पैरामीटर से बनेगा, तो ये विशाल ऑटोमेटिकली इसके साथ मैप हो जाएगा, गुप्ता ऑटोमेटिकली सेकंड पैरामीटर से मैप हो जाएगा। दिस डॉट एफ नेम मतलब दिस डॉट एफ नेम में ये चीज आ जाएगी और दिस डॉट एल नेम में ये चीज आ जाएगी। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे तो देखिए मेरे पास ये नाम आ गया। अब अगर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे पास एक नया यूजर आया, इस बार मैं इसको बोल देता हूं अमित गुप्ता। देखिएगा इस बार हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया था कौन से बनाया था, तो दोबारा तो मैं कौन से दोबारा ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देता हूं। इस बार आ गया अमित गुप्ता। तो फायदा क्या हो गया इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमें, कि अगर हम लोगों ने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो अब हमारे हर एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू के लिए बन रहा है। विशाल गुप्ता के लिए अलग, अमित गुप्ता के लिए अलग। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है यहां पे कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो अब उसे हार्ड कोडेड वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे जो डायनामिक वैल्यू हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हैं उसी टाइम पे हम उसे असाइन करके यहां पे दे देते हैं, जो आपका एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का यहां पे काम होता है। तो जब भी अब क्लास का नेम कॉल होगा तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब हम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोग कोई पैरामीटर असाइन ना करें, और ये वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। एक बार चल के देखेंगे तो अनडिफाइन, अनडिफाइन क्यों अनडिफाइन, क्योंकि इसको ना तो ये वेरिएबल मिला ना ये वेरिएबल मिला। जब कोई वैल्यू ही नहीं मिली तो उसने यहां पे आपको अनडिफाइन अनडिफाइन करके दिखा दिया। मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू को असाइन करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूंगा। ये आपका बेसिकली काम होता है कंस्ट्रक्टर का। आई गेस जो आपको मैं यहां समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कभी भी कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होगा कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है। सिंटैक्स आपके लिए खाली चेंज हुए होंगे, और एक चीज आपको और समझ में आई होगी कि ES6 के अंदर डिस्ट्रक्टर नाम की कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में। एक चीज हमने अभी तक नहीं देखी है जो हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, कि अगर हमारी क्लास एक पेज में पड़ी हुई है और उसको कॉल कराना किसी दूसरे पेज से, वो कैसे करेंगे। तो पहले एक बार सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे उप्स का, उसके बाद हम लोग इस चीज के ऊपर आएंगे। तो अगर कंस्ट्रक्टर आपका क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिएगा कंस्ट्रक्टर क्लियर, या फिर सीसी की फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर लेंगे कंस्ट्रक्टर क्लियर होगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।